हेलो एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स ऑफ यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ, थोड़ा मैं न्यूज़ में लेट हो रहा हूँ क्योंकि अभी मैं घर पे आया हूँ तो यहाँ पर सेटअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे तैसे मैं आपको न्यूज़ डिलीवर कर पाऊँ। तो ये मेरा एफर्ट्स है। अभी कुछ इंप्रूवमेंट लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँगा। और चलिए न्यूज़ पे चलते हैं। क्या आपको पता है कि एक इंडिया का रेपुटेटेड म्यूचुअल फंड है, क्वांट म्यूचुअल फंड, वो भी एक स्कैंडल में फंस गया है। उसके ऊपर 70 से 80 करोड़ का फ्रंट रनिंग का इल्जाम है। और उसने जो सेबी को बोला है कि हम लोग सेटलमेंट कर लेते हैं, वो अमाउंट सुन के तो इन्वेस्टर कम्युनिटी का दिमाग ही खिसक गया है। और ये न्यूज़ सामने आते ही खाली 3 दिनों में उनके जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इस म्यूचुअल फंड से 1398 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो म्यूचुअल फंड है ना, उसका 1.5% एयूएम है, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट है। मतलब जितना पैसा वो मैनेज करते हैं उसका 1.5% खाली 3 दिनों में विड्रॉ किया गया इन्वेस्टर्स द्वारा। अब देख लेते हैं हुआ क्या है। एलिगेशन ये है कि फ्रंट रनिंग के ट्रांजेक्शन आए हैं इस म्यूचुअल फंड में, जिसकी वर्थ 70 से 80 करोड़ बताई जा रही है। बट वेट, फ्रंट रनिंग होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। समझिए, आपको पता चले कि एक स्टॉक का प्राइस अभी बढ़ने वाला है या फिर गिरने वाला है किसी बड़े ट्रेड की वजह से। मतलब कोई तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो पैसा डालने वाला है, निकालने वाला है, और आप उससे पहले ट्रेड कर लेते हो। यही होती है फ्रंट रनिंग। ये सिर्फ अनएथिकल नहीं है, ये इलीगल भी है, क्योंकि इसमें इनसाइडर नॉलेज का यूज होता है। यूज तो क्या ही होता है, मिस यूज होता है। अब इस केस में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर हैं, सुमाना पारुचुरी, उनका नाम सामने आया है। और इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, म्यूचुअल फंड में तो ये होता है। जैसे 2023 का ही केस ले लेते, जहां पर एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक फॉर्मर डीलर, उन्होंने भी 30.5 करोड़ का फ्रंट रनिंग किया था। और अभी रिसेंटली बात कर ले तो 2025 में देवन संगोई और मेघना गोसान ने 91 लाख का सेटलमेंट किया है सेबी के साथ। अब उन्होंने कितने का फ्रंट रनिंग किया है ये तो पता नहीं, पर मेरे हिसाब से सेबी ये गलत करता है। पैसे रख के किसी के गुनाह माफ कर देना सही नहीं होता, क्योंकि नुकसान तो इन्वेस्टर्स का हुआ है और पैसे इन्वेस्टर्स को तो जा नहीं रहे हैं। क्लियरली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको जैसे ये चीज़ें पता चलती है, उनका म्यूचुअल फंड से ट्रस्ट टूट जाता है। और म्यूचुअल फंड हाउसेस जो भी है, उनके ऊपर जो कंप्लायंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा फिर सेबी के ऑडिट्स भी होते हैं और पेनल्टीज भी सख्त होती जाती है। एक इन्वेस्टर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इस पर आप पूरा ध्यान रखिए। अदानी ग्रुप ने फिर से सबको सरप्राइज कर दिया है। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि फाइनेंशियल 2025 में वो $11 बिलियन का एबिटा करेंगे। और खर्चा कितने करने वाले हैं? $15 बिलियन। मतलब ये इनका कैपेक्स होने वाला है। कैपेक्स मतलब खर्चा। पर क्या ये इतना ज़्यादा ऑप्टिमिज्म जस्टिफाइड है? चलिए पूरी कहानी समझ लेते हैं। अब आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका एबिटा $10 बिलियन है, जो ये बोल रहे कि $11 बिलियन कर लेंगे, जो बेसिकली 10% ज़्यादा है। पर क्या आपको पता है उन्होंने H1 यानी कि फर्स्ट हाफ में कितना खर्च कर पाए? खाली 75,500 करोड़ रुपीज़। हाँ, ये भी कोई कम नंबर नहीं, काफ़ी बड़ा नंबर है। अदानी ग्रुप के ऑप्टिमिज्म के पीछे का रीज़न है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट्स का सॉलिड परफॉर्मेंस। साथ ही में इनका जो असेट बेस है ना, वो भी 5.53 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और वो क्यों हो पाया है? क्योंकि उन्होंने लार्ज स्केल कैपिटल एक्सपेंडिचर किए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि खाली इन्होंने ही किया है। रिलायंस ले लो या फिर टाटा ले लो, जो इंडियन कॉग्लोमरेट्स हैं, उन्होंने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट किया है। और उन्होंने भी अपना एबिटा कुछ सिमिलर बेसिस पर ही इंक्रीज किया है। मतलब कैपेक्स बढ़ाओ और एबिटा इंक्रीज करो, तो प्रूवन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो रिलायंस का टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाला सेक्टर था ना, उसका जो एक्सपेंशन हुआ, या फिर टाटा का पेट्रोकेमिकल्स था, उसमें स्टडी रिटर्न्स, तो ये दोनों उसी स्टोरी को बयां करते हैं कि ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। ये ग्रोथ खाली अदानी जी के लिए नहीं होगी, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेगमेंट्स को इंडिया के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पुश का फायदा मिल रहा है। साथ ही कार्गो वॉल्यूम और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भी सॉलिड ग्रोथ दिख रही है। पर एक और साइड है इस कहानी की, रीसेंट ब्राइबरी एलिगेशंस। यही है जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को इम्पैक्ट करता है। इसके लिए अदानी जी को स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। और अगर आप सोचिए कि अदानी ग्रुप अपने टारगेट्स को अचीव करता है ना, तो इन्वेस्टर को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा उनके ऊपर, और इनकी जो वैल्यूएशन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। डेकोरेटिव पेंट्स की दुनिया में एक बड़ी टक्कर होने वाली है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स और बर्गर पेंट्स, एक आइकॉनिक ब्रांड पोर्टफोलियो डिलक्स,
उसके लिए दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। आखिर में इस रेस का विनर कौन बनता है ना, अगर आपको कुछ आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आक्जो नोबेल इंडिया जो डिलक्स ब्रांड का ओनर है, उनका मार्केट कैपिटल 17,000 करोड़ यानी 2.1 बिलियन डॉलर्स के करीब है। वहीं पर अगर जेएसडब्ल्यू पेंट्स की बात करें तो उन्होंने अपने रेवेन्यू को 5,000 करोड़ तक ले जाना है 2026 तक। और वहीं पर बर्गर पेंट्स को भी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करना है। अब देखा जाए तो ये सिर्फ एक एक्विजिशन का केस नहीं है, बल्कि डिलक्स जैसे प्रीमियम पोर्टफोलियो को हासिल करने की जंग है। बात यह है कि जो एक्जो नोबेल एनवी है, वो अपने साउथ एशियन डेकोरेटिव पेंट्स के जो बिजनेस है ना, उसको डाइवेस्ट करना चाहते हैं, मतलब डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी के बारे में बर्गर पेंट्स का कहना है कि अगर इनका वैल्यूएशन कॉम्पिटिटिव रहा ना, तो वो ज़रूर अपना पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे और इस एक्विजिशन को अंजाम देंगे। इससे पहले भी इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन का केस सामने आया है। जैसे 2012 में बर्गर पेंट्स ने शेरविन विलियम्स का आर्किटेक्चरल पेंट उसको एक्वायर किया था। और ये इंडस्ट्री ना हमेशा से स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ में रही है, जो करंटली 12.7% के सीएजीआर की पेस पर बढ़ रही है। तो इसका जो सेक्टर पर इम्पैक्ट होगा, उससे क्या होगा, हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। उसमें जो डेकोरेटिव पेंट्स यूज होता है वो डिलक्स मतलब प्रीमियम वाला पेंट यूज होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो डिलक्स को एक्वायर कर लेगी। एटलीस्ट एक कंपनी तो एक्वायर करेगी करेगी। तो लोगों को रिच एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, अगर एशियन पेंट को ये एक्विजिशन मिल जाता है ना, तो वो मार्केट लीडर बन जाएगा और फिर एक मोनोपोली क्रिएट होगी और नया चैलेंज सामने आएगा। इंडिया में लगभग 1.8 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं, तो सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो वाकई में लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। उन्होंने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च की है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में 2024 के दौरान रोड एक्सीडेंट के कारण 1.8 लोगों की जान चली गई। अगर ये स्कीम आ जाती है तो इस स्कीम के तहत हर विक्टिम को 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, वो भी पहले 7 दिन के लिए। पर इसमें एक शर्त है कि एक्सीडेंट को 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस स्कीम को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी मतलब एनएचए ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और ये जो स्कीम है, ये इंटीग्रेटेड आईटी प्लेटफॉर्म का यूज करेगी, मतलब ऑनलाइन सिस्टम होगा। इसका खाली एक ही उद्देश्य है कि विक्टिम्स के जो गोल्डन आवर है ना, उसके अंदर उसको ट्रीटमेंट मिल सके। मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ है और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके, वो उतना जल्दी हो सके। जो लोगों का कॉन्फिडेंस तो मजबूत करेगा ही गवर्नमेंट पर, बट लोगों की जान भी बचाएगा। क्योंकि जब इतना ज़्यादा फास्ट डिसबर्समेंट होगा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो चंडीगढ़ में 2024 में एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके बाद इसको 6 और स्टेट में लगा दिया गया। और इन स्टेट्स की सक्सेस स्टोरी देखते हुए अब इसे नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एक और एंगल आ जाता है जो शायद आप मिस कर रहे हैं। इससे जो हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर है ना, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो भी ग्रो करेगा। उसके अलावा जो इमरजेंसी और ट्रामा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड होता है जो इंश्योरेंस के थ्रू आता है, वो अगर जल्दी प्रोसेस हो जाए ना, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर इतना इमरजेंसी में अच्छा ट्रीटमेंट देना है, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को भी अपने इक्विपमेंट को अच्छा बनाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ये इनिशिएटिव है, ये फैटेलिटीज़ और जो सिवियर इंजरीज होती है ना, उसको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। उसके साथ ही ये बढ़ावा देगा कि रोड पर लोग सेफ्टी से चलें, और गवर्नमेंट भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो अगेन देयर विल बी सम स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। मे बी द पेनल्टीज और द फाइन्स विल बी इंक्रीज्ड और टोल टैक्स माइट इंक्रीज। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो सभी करते हैं, पर क्या आपको पता है कि अनसिक्योर्ड लोन्स के बढ़ने की वजह से इंडियन बैंक्स का स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, और रिकवरी एजेंट्स की डिमांड में भी 50% तक की ग्रोथ आई है। क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है ना, कि इसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले 6 महीनों में रिकवरी एजेंट्स की संख्या 6,000 से बढ़कर 8,800 हो गई है। ये क्लियरली बताता है कि 50% इनकी ग्रोथ हुई है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। टोटल जो अनसिक्योर्ड लोन दिया गया उसका 25% क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन से आता है। तो क्या समाधान करने से समस्या खत्म हो जाती है? मतलब अगर रिकवरी होगी तो क्या लोग डिफ़ॉल्ट करना कम कर देंगे?
इसके लिए समझ लेते हैं। एक्चुअली इंडियन बैंक्स को अब ज़्यादा डिलिंक्वेंसीज का सामना करना पड़ रहा है, खासकर क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स में। आरबीआई ने भी उनको वार्न किया है कि अनसिक्योर्ड लोन में डिफ़ॉल्ट का रिस्क रहता है, और वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ भी रहा है कि डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है। और इसी वजह से बैंक जो है वो अपना एनपीए हैंडल करने के लिए रिकवरी एजेंट्स की ज़रूरत रखता है। अगर आप हिस्टोरिकल इवेंट देखें तो 2022 में महिंद्रा फाइनेंस ने एक रिकवरी प्रैक्टिस चालू की थी, और उसमें कुछ इम्प्रॉपर रिकवरी प्रैक्टिसेस हुई थी, और वो मैटर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे उछला था। और उस मैटर के सामने आने के बाद आरबीआई ने उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। क्योंकि इसमें कारण क्या होता है कि अगर आप आउटसोर्स्ड कलेक्शन मेथड्स लगाते हैं, मतलब आपकी कंपनी रिकवरी नहीं करती बट आपने किसी कंपनी को हायर कर रखा, उसके बंदे रिकवरी करते हैं, तो उसके ऊपर कुछ रेगुलेशन भी लगने चाहिए और स्क्रूटनी भी होती है, और उसे कैसे मैनेज किया जाए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और यही एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है ना, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। एक तरफ तो डिफ़ॉल्ट बढ़ता है, एनपीएस डिक्लेयर होते हैं, अब पैसा आ नहीं रहा है और रिकवरी एजेंट पर खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर डालता है। अब अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे ना, तो जो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, जहाँ पर कैश डिपॉजिट नहीं होता है बट वो लोग लोन और क्रेडिट्स देते रहते हैं, जैसे आप श्रीराम, सुंदरम और बहुत सारी अलग अलग फाइनेंस कंपनी देख सकते हैं, उनको एनबीएफसीज बोला जाता है। तो वहाँ पर भी ये जो रिकवरी है वो आउटसोर्स ही की जाती है, और वहाँ पर भी ऐसी कंप्लेन आती रहती है कि रिकवरी बहुत इम्प्रॉपर हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ना अनसिक्योर्ड जो लैंडिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन आ जाएंगे। और अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एनपीएस को क्लियर करने के लिए या फिर रिकवरी के लिए, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अभी किसी टेक्नोलॉजी का तो सहारा लेंगे, तो सोच लो जिस भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेने वाले हैं उसका मार्केट भी बढ़ने वाला है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। अगर आप लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ है। सेबी ने अब कंपनीज को बोल दिया है कि आप जब आईपीओ निकाल रहे हैं ना, तो आपको विसल ब्लोअर कंप्लेन से उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चाहे आपने उसको एड्रेस किया हो, नहीं किया हो, चाहे वो रिलेवेंट हो नहीं हो, आपको सारी कंप्लेन लाके हमको बतानी पड़ेगी, क्योंकि आईपीओ निकल जाता उसके बाद विसल ब्लोअर की कंप्लेन आती है, तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली गिरेगा ही गिरेगा। अब इस डिसीजन का असली इम्पैक्ट क्या होगा, चलिए समझते हैं। इसी चीज़ को लेकर एक्चुअली 2024 में सेबी को 2 आईपीओ में इंटरवीन करना पड़ा था, क्योंकि वहां पर विसल ब्लोअर की कंप्लेन थी। रोस्मता डिजिटल सर्विसेज, जिनका आईपीओ 206 करोड़ का था, उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि वहां पर विसल ब्लोअर था। और सेबी ने ये भी बोला कि अगर आईपीओ फाइल करने के बाद भी अगर किसी कंपनी को विसल ब्लोअर या फिर इनसाइडर कंप्लेन आती है ना, तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी होगा। अब सेबी ने जो रूल निकाला है ना, वो इन्वेस्टर की कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा, और थोड़ा ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी भी लेके आएगा। क्योंकि कई आईपीओ जो रहते हैं ना, वो मिसलीडिंग या फिर इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर की वजह से निकाल दिए जाते हैं और बाद में चीज़ें पता चलती है, तो अभी वो चीज़ें हॉल्ट हो जाएगी। ये जो मैंडेट है ना, ये 2015 में एक स्कैम हुआ था, एनएससी कोलोकेशन स्कैम, उसकी याद दिलाता है। क्योंकि उस स्कैम में विसल ब्लोअर ने ही बताया था कि ये लोग ये वाला पंगा कर रहे हैं, और उसके बाद ही ये जो प्रैक्टिसेस हैं विसल ब्लोअर की और इनसाइडर इंफॉर्मेशन की, ये सब चीज़ों का चलन बढ़ गया है। मतलब इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इन लोगों को कभी कभी ज़्यादा पता होता है। तो अब आप सोच लो कि जो आईपीओ लॉन्च करने वाला है, उनके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कितने बढ़ जाएंगे, और उसके ऊपर स्क्रूटनी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या वो टाइमली आईपीओ ला सकते हैं? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ना कि लेंसकार्ट, ज़ेप्टो और ये लोग भी आईपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बट जैसे जैसे रूल्स बढ़ेंगे, इनको भी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ों में टाइम बढ़ जाएगा, और उनको जो कंप्लायंस करने होंगे उसमें भी तो टाइम लगेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे। ईवी मार्केट का राइजिंग स्टार ओला इलेक्ट्रिक, वो भी अब कंट्रोवर्सी के घेरे में है। उनके खिलाफ 10,000 से ज़्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट है, और कुछ रेगुलेटरी स्क्रूटनी भी आ गई है उनके ऊपर। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ओला अपने कस्टमर का ट्रस्ट वापस से जीत पाएगा। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच में ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट 10,000 से ज़्यादा कंज्यूमर कंप्लेन फाइल की गई है। और ओला का कहना है, ओला का कहना है कि उन्होंने 99.1% कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर दिए हैं। पर पता है, इस क्लेम पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस इशू किया है। उनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने प्रोडक्ट क्वालिटी, रिफंड्स और बैटरी इशू को लेकर कस्टमर के साथ चीट किया है। मतलब उनको इम्प्रॉपर रिजोल्यूशन दिया है। और कहीं ना कहीं पर ये जो इशू है ना, ये कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। इनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से।
और मैं ये बोलूँगा कि ओला को इस पर्टिकुलर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और इसको वेकअप कॉल लेना चाहिए। मतलब कि ये मेरे लिए वेकअप कॉल है। मुझे अभी नींद से उठना होगा और जो रेपुटेशन डैमेज हो रही ना, उसको सुधारना होगा। तो उसके लिए इनको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाके ट्रस्ट रिगेन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ में, गुरुग्राम में इंश्योरेंस देखो के हेडक्वार्टर्स पर जीएसटी डिपार्टमेंट की रेड हुई है और उनके ऊपर टैक्स इवेजन का इल्ज़ाम 2250 करोड़ तक पहुंच गया है। ये केस इंश्योरेंस सेक्टर्स के लिए क्या सिग्नल करता है? चलिए इसे समझते हैं। डीजीजीआई ने मल्टीपल इंश्योरेंस एंटिटीज के अगेंस्ट 2250 करोड़ का टैक्स इवेजन आइडेंटिफाई किया है। 2017 में शुरू हुई इंश्योरेंस देखो को अब फेक इनवॉइसिंग और नॉन कंप्लायंट प्रैक्टिसेस के लिए भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और रेड के टाइम पर सीईओ अंकित अग्रवाल वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। 9 जनवरी 2025 को गुरुग्राम में जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंश्योरेंस देखो के ऑफिस पर रेड की। उनका ये क्लेम था कि ये लोग फेक इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ताकि ये टैक्स से बच पाए। और इससे पहले भी इंश्योरेंस सेक्टर पर ऐसा एलिगेशन आई है। गो डिजिट का केस देख लो, पॉलिसी बाजार का केस देख लो और एचडीएफसी बैंक का केस देख लो। उनको भी सिमिलर शॉकॉज नोटिस मिले थे जीएसटी वायलेशन के केस में। हालांकि बाद में पता चला कि वो उतना बड़ा इश्यू नहीं था और इन्होंने पे करके उस मैटर को सेटल कर दिया। अब कार देखो के केस में देखते हैं कि क्या ये क्लेम सही निकलते हैं और ये सेटलमेंट कैसे प्रोसेस होता है। 10 मिनट फूड डिलीवरी, जो जोमेटो का ब्लिंकिट है ना, उन्होंने अपना नया ऐप बिस्ट्रो लॉन्च कर दिया है गुरुग्राम में। लेकिन रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस पर काफ़ी कंसर्न उठाए हैं। उनका कहना यह है कि क्या ये फूड इंडस्ट्री के लिए एक फेयर कंपटीशन का द एंड है। अब दिक्कत क्या है कि जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन है ना ऑफ इंडिया का, जो 5 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई है। क्योंकि बिस्ट्रो एक स्टैंड अलोन ऐप है जो जोमेटो के रेस्टोरेंट डेटा को यूज़ नहीं कर रहा है। ये ब्लिंकिट के सीईओ का क्लेम है, पर रियलिटी में क्या हो रहा है वो कैसे पता चलेगा। तो जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है ना, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये वाकई में जोमेटो के डेटा का यूज़ कर रहा है और इसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट है उनका बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डाइवर्ट होने वाला है। जिन रेस्टोरेंट ने जोमेटो के लिए फूड डिलीवरी की, अच्छी खासी रेटिंग लेके आए, उनका ही डेटा यूज़ करके ये लोग बिजनेस को पाइवट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये पूरा जो मार्केट है ये भी तो इन्होंने क्रिएट किया है ना, क्योंकि जो कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर कर पा रहा था वो इन्होंने अनेबल किया है, रेस्टोरेंट ने नहीं। खर्चा सब इनका है, तो इन्होंने कस्टमर का पैटर्न पहचाना है, तो ये लोग कर सकते हैं कुछ हद तक। तो अब आ रही है अगली न्यूज़ जेप्टो कैफ़े से। जब से जेप्टो कैफ़े लॉन्च हुआ है ना, उसके 4 वीक के अंदर अंदर ही इन्होंने 50,000 से ज़्यादा डेली ऑर्डर्स लेने चालू कर दिए हैं। अब बात यह है कि क्या ये अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी है का ये मॉडल है, ये क्विक कॉमर्स का भी फ्यूचर है? क्योंकि इनक्रेडिबल ग्रोथ है भाई। क्योंकि जो जेप्टे कैफ़े का जो पहले वॉल्यूम हुआ करता था वो 30,000 ऑर्डर्स अ डे हुआ करता था। तो अगर वो 50,000 में पहुंच जाता है, मतलब 20,000 का इंक्रीमेंट है, मतलब 66% का इंक्रीमेंट आया है। और वो भी कितना, 1 महीने के अंदर। और ये यहीं नहीं रुकने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं कि हर एक महीने 100 से ज़्यादा नए कैफ़े डालेंगे। काफ़ी इंप्रेसिव है यार इनकी ग्रोथ तो। जिनको पता नहीं उनको बता देता हूँ कि दिसंबर 2024 में जेप्टो कैफ़े को जेप्टो में से अलग किया गया था। क्योंकि जो जेप्टो है ना वो खाली क्विक कॉमर्स में है, वो फूड वाले एरिया में नहीं है। बट उनका मॉडल वही था कि हम लोग अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी करवाएंगे 10 मिनट में। तो आप सोचो यार, स्विगी है, जोमेटो है, ब्लिंकिट है, अभी जेप्टो कैफ़े आ गया, कितनी जल्दी ग्रो हो रहा है ये चीज़ें। रोज कोई ना कोई न्यूज़ आ रही है। मतलब कंपटीशन जो है ना वो ऑन द रूफ पहुंच चुका है। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में एक और मेजर डेवलपमेंट आया है। कोटक ने न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स में 940 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये आईपीओ के जस्ट पहले किया है। और ये जो न्यूबर्ग है ना, ये ऑलरेडी डायग्नोस्टिक्स में टॉप प्लेयर में से एक है। तो क्या कोटक भी इनडायरेक्टली हेल्थ केयर सेक्टर में घुस रहा है? और क्या ये इनके लिए गेम चेंजर हो सकता है? न्यूबर्ग अभी इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक प्लेयर है, जिसका नेटवर्क 10,000 से ज़्यादा टच पॉइंट्स और 250 से ज़्यादा लैब्स में है। इनके पास 10,000 से ज़्यादा टच पॉइंट है और 250 से ज़्यादा लैब है। अराउंड 250 कंट्री इंडिया में जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं। अब मैं टच पॉइंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वहाँ से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और फिर लैब भेजे जाते हैं। और ये लोग गुजरात और कर्नाटक में मार्केट लीडर भी हैं। और जब इनका आईपीओ आ जाएगा तो सोचो इनका एक्सपांशन कितना ज़्यादा हो जाएगा। जो पहले ही मोनोपोली लेके बैठा है वो और क्या ही कर देगा। हो सकता है वो दूसरे स्टेट्स में भी आ जाए और वहाँ पर भी मोनोपोली कर दे। और ये जो डायग्नोस्टिक्स आईपीओ है ना, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। जैसे आप पुराने आईपीओ देख लो, डॉक्टर लाल का, मेट्रोपोलिस का और थायरो केयर का, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट उठाए मार्केट से इसके थ्रू। और पोस्ट पेंडेमिक तो आप देख लो कि हेल्थ इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ ही गया है। और अब देखते हैं न्यूबर्ग का आईपीओ है वो कितना पुश कर पाता है।
मैं तो सोचता हूँ कुछ एआई वीआई भी इंटीग्रेट कर देंगे अगर इनके पास इतना ज़्यादा फंड आ गया तो। इंडिया में स्पॉटिफाई के लिए गुड न्यूज़ है। फाइनेंशियल 2024 में उन्होंने अपना नेट लॉस 58% से रिड्यूस कर दिया है और उन्होंने अपना रेवेन्यू भी डबल कर दिया है इसी पीरियड में। क्या इसका मतलब ये है कि जो इंडिया का कंजम्पशन पैटर्न है वो बदल रहा है? स्पॉटिफाई का इंडिया का जो नेट लॉस था वो 343 करोड़ था, जो अभी 143 करोड़ हो चुका है। मतलब 58% का इम्प्रूवमेंट है। उसके साथ ही जो उनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था वो 93% से बढ़कर 321 करोड़ तक पहुंच गया है। इस सक्सेस से उनके सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में 90% और एड रेवेन्यू में 144% की ग्रोथ आई है। मतलब जो भी स्पॉटिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं वो काम कर रहा है, ये बता रहा है। अब स्पॉटिफाई इंडिया जो है वो जियो सावन, एप्पल म्यूजिक और अमेजोन प्राइम, ये कुछ की प्लेयर है जिसके साथ कॉम्पीट कर रहा है। बट हाउएवर मुझे कभी कभी लगता है कि इन्होंने जो नया प्राइसिंग मॉडल निकाला था जहाँ पर उन्होंने बोला था 59 में आपको 3 मंथ्स तक फ्री मिलेगा, स्टूडेंट्स को डिस्काउंट है, समवेयर इट हेल्प्ड अलॉट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द क्वालिटी ऑफ द वॉइस फॉर स्पॉटिफाई इज ऑसम एंड द एल्गोरिदम टू पिक द सॉन्ग इज ऑल्सो गुड। क्योंकि आप सेम चीज़ अगर जियो सावन, एप्पल म्यूजिक या अमेजोन प्राइम में देखते हैं तो जो नेक्स्ट सॉन्ग का सिलेक्शन होता है ना वो उतना स्मूथ नहीं होता जितना स्पॉटिफाई में होता है। इट्स लाइक स्पॉटिफाई को पता है कि हम कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं। अगली न्यूज़ एडटेक इंडस्ट्री से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो एडटेक का जो गोल्डन एरा था ना वो ख़त्म हो रहा है। पिछले 5 सालों में 2000 से ज़्यादा इंडियन एडटेक स्टार्टअप बंद हो चुके हैं और 2021 के 4.1 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग से गिरकर 2024 में वो 640 मिलियन डॉलर्स हो चुकी है। तो इसका क्या ये मतलब है कि जो एडटेक स्टार्टअप कल्चर है वो ख़त्म होने वाला है? क्योंकि इंडिया में पिछले 5 सालों में 2148 एडटेक स्टार्टअप्स ने अपने शटर डाउन कर दिए हैं और जो फंडिंग पहले 4.1 बिलियन डॉलर्स हुआ करती थी 2021 में वो गिरकर 640 मिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नए आने वाले स्टार्टअप्स के लिए। हाँ, हो सकता है कि पेंडेमिक के दौरान जो एडटेक की डिमांड थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से उतनी ज़्यादा फंडिंग भी मिल पाई और ग्रो हुआ। बट सून जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। देखने वाली बात होगी फ्यूचर में क्या होता है। ये थोड़ी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात है बट 2024 में एक डरावनी माइलस्टोन अचीव हुई है। पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर था वो पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग के लिमिट को एक्सीड कर रहा है, वो भी पूरे एक साल के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी अभी भी इस क्राइसिस को टेकल कर सकती है अच्छे महीने में? क्योंकि अगर आप पिछले साल का जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर देखेंगे तो 1.6 डिग्री सेल्सियस था प्री इंडस्ट्रियल लेवल के कंपैरिजन में, और ये उनके जो पिछले रिकॉर्ड है 0.12 डिग्री सेल्सियस उसको तोड़ता है। और ये पहली बार हुआ है कि जो एक फुल ईयर है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का थ्रेशोल्ड ब्रीच किया है। वाइल्ड फायर्स, फ्लड एंड हीट वेव्स जैसे क्लाइमेट डिजास्टर अब और ज़्यादा कॉमन हो गए। बेसिकली जो हुआ है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट के 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट अगेंस्ट है और ये क्लियर वार्निंग है भाई। और साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अगर इसको आपने जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो इसके दुष्प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बहुत सारे कदम तो बढ़ाए जा रहे हैं बट अभी तक कुछ खास मटेरियलाइज नहीं किया जा सका है। लग्जरी फैशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। प्राडा वर्साके को कैप्री होल्डिंग्स ने एक्वायर करने की सोच रहा है। अगर ये डील मटेरियलाइज हो जाती है तो एलवीएमएच और केरिंग जैसे जायंट्स के लिए एक नया चैलेंजर तैयार हो जाएगा। क्योंकि वर्साके जो कैप्री होल्डिंग्स का टोटल रेवेन्यू का 20% कंट्रीब्यूट करता है, पिछले साल 1 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था जो पहले 1.1 बिलियन डॉलर्स था। साथ ही वर्साके ने प्रॉफिट मार्जिन भी 2.4% तक गिरा दिया है। और यही प्राडा के जो एक्विजिशन है उसका एक मेजर इंटरेस्टेड रीज़न भी है। प्राडा ने सिटी को भी अपना एक इन्वेस्टर बनाया था इस एक्विजिशन के लिए, और कैप्री होल्डिंग्स बर्कलेस के साथ भी वो अपने स्ट्रेटजिक ऑप्शंस को रिव्यू कर रहा है। और अगर ये डील हो जाती है ना तो लग्जरी फैशन का जो लैंडस्केप है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। वैसे कैप्री होल्डिंग्स ने 2018 में वर्साके को करीब 1.8 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर किया था, लेकिन सिनर्जी चैलेंजेस की वजह से एक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव नहीं हो पाई है। अब देखते हैं ये डील क्या गेम चेंज करने वाली है। क्या अभी जो आपके अनयूज्ड फुटेज हैं यूट्यूब के वीलॉग के उनसे एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं? हाँ, अभी 24 आवर्स आप शूट करिए। यूट्यूब ने एक टाइप किया है जिसमें वो जो अनपब्लिश्ड वीडियोज़ हैं उनको एआई कंपनीज को लाइसेंस करके एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम बनाएगा। तो उसमें क्रिएटर भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो उनकी अनयूज्ड फुटेज है ना वो एआई कंपनीज को दे पाएंगे और एआई कंपनीज उस पर अपना मॉडल ट्रेन कर पाएगी। तो जो भी क्रिएटर है ना उनके लिए हो सकता है कि ये एक नया इनकम स्ट्रीम सामने आए और लोग अभी 24 आवर्स व्लॉग चालू कर दें। $1 से लेके $4 तक आपको
पर मिनट का रेट मिल सकता है, जो आपकी फुटेज होगी उसका। और अगर आपकी फुटेज 4K है या फिर स्पेशलाइज्ड है तो रेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। एआई कंपनीज जैसे कि ओपन एआई हो गया, गूगल हो गया, ये ऐसी डील फाइनलाइज कर रही है क्योंकि वो उनको चाहिए कि यार कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी मॉडल ट्रेन हो पाए, ताकि वो ह्यूमन जैसा बिहेव कर पाए। कहाँ जा रही है कहानी? पहले डाटा स्क्रैपिंग होती थी ऑनलाइन वेबसाइट से, अब वीडियो स्क्रैपिंग भी हो जाएगी। अब ये डील कैसे होती है यार, क्योंकि इसमें आईपी का कंसर्न रहेगा और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होगी, तो ये कैसे अनफोल्ड होती देखना होगा। क्या आप बाईबिट के यूज़र हैं? अगर हाँ, तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाईबिट ने इंडिया में अपने सर्विस टेम्परली सस्पेंड कर दी है, वो भी रेगुलरली डेवलपमेंट की वजह से। लेकिन इसका इंडियन क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा, चलिए समझते हैं। बाईबिट ने 12 जनवरी 2025 सुबह 8 बजे से अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी है इंडिया में पूरी की। हालांकि उनके जो विड्रॉल्स है वो अभी भी ओपन रहेंगे, पर नए ट्रेड्स अलाउ नहीं रहेंगे। अगर इंडिया में अलाउ नहीं रहेंगे ना, तो जो बाईबिट को जो ग्लोबल ट्रैफिक मिलता है उसका लगभग 4.4% अकाउंट है, उस पर इफेक्ट आएगा, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये इंडिया से होते हैं। बाईबिट का कहना है कि अभी उनका अगला एम है कि इंडिया में वो वर्चुअल डिजिट एसेट सर्विस प्रोवाइड रजिस्टर करें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्रिप्टो एक्सचेंज पे काम करती है, और ये क्रिप्टो एक्सचेंज के कहीं ना कहीं अगेंस्ट थे। ये अपना खुद का ही कुछ चला रहे थे। और ये सिर्फ इंडिया में ही सीमित नहीं है। अगस्त 2024 में बाईबिट ने फ्रांस में और दिसंबर 2024 मलेशिया में भी जो अपना ऑपरेशन था वो रेगुलेटरी प्रेशर की वजह से बंद कर दिया था। तो ग्लोबल ट्रेंड को ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो अनलाइसेंस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है उसकी वजह से ये चीज़ें हिट हो रही है। रेगुलेशंस तो मुझे लगता है अभी और भी ज़्यादा टाइट होने वाली है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। चाइना की इकोनॉमी को एक नया चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक ने अपने जो बॉन्ड से उनके परचेसेस को टेम्परली सस्पेंड कर दिया है, जो अब तक 1 ट्रिलियन युआन तक पहुंच चुका था। अब इसका असर सिर्फ चाइना पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स पर भी पड़ेगा। पीबीओसी का जो बेंचमार्क है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, वो रिकॉर्ड लो 1.6 पर आ चुका है। और पिछले 5 महीनों में पीबीओसी ने 1 ट्रिलियन युआन के नेट बॉन्ड परचेस किए थे। पर अब उन्होंने टेम्परली ये बाइंग पॉज कर दी है। लेकिन क्यों? यह डिसीजन एक्चुअली फॉलिंग यील्ड और युआन के डिप्रिसिएशन प्रेशर को टेकल करने के लिए किया गया है। सेंट्रल बैंक का फोकस है कि यील्ड को स्टेबलाइज करना और इकोनॉमिक पेसिसिज्म को कम करना, जो भी चाइना की इकोनॉमी में क्लियरली दिख रहा है। 2024 के मिड में भी पीबीओसी ने बॉन्ड बाइंग रैली को कर्ब करने की कोशिश की थी। ये जापान के प्रोलॉन्ग्ड लो यील्ड और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की तरह लगता है, जो चाइना के पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। मतलब बॉन्ड बाय नहीं होंगे भाई, और यील्ड गिर चुकी है। आप जापान में भी देखेंगे तो सिमिलर चीज़ हुई थी। उनको 34 ईयर्स लग गए फिर से उसी चीज़ पर पहुंचने में। इसका असर उनकी करेंसी पर तो डेफिनेटली होगा, और उधर भी जो एफ का इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत सारा दिक्कत होगा। बट मुझे नहीं लगता वो लोग उतना ज़्यादा एफ इन्वेस्टमेंट लेते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा अगर आप सूरज की एनर्जी को रात में भी धरती पर देख सके, मतलब कोई तो ऐसा एक मिरर लगाए जहाँ पर स्पेस में एक ऐसी जगह लगाए जहाँ पर सूरज की रोशनी 24 आवर्स रहती है, और वहाँ से वो कहीं भी उस एनर्जी को रिडायरेक्ट कर सकते हैं और सूरज की रोशनी भेज सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा। क्या इसका मतलब ये है कि आप रात में भी दिन जैसा देख पाएंगे? इसका तो मुझे पता नहीं, बट जो सोलर एनर्जी है उसका ज़रूर बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, और बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो 24 आवर्स चार्ज होते रहेंगे। या फिर कुछ लोकेशंस वो सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर वो एनर्जी को रिडायरेक्ट करेंगे, और वहाँ पर ये सोलर एनर्जी वाले प्लांट स्थापित कर देंगे, और वो पूरी सिटीज़ को और ऐसे कुछ पावर देते रहेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है 2035 तक ये लोग ख़त्म करने वाले हैं। बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा अगर ये ख़त्म होता है तो। चाइना किस लेवल पर खेल रहा है वो आप देख सकते हैं। अब पता है इसमें एक चीज़ क्या होगी कि जैसे ही जो सनरेज होती है ना, वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है और उसकी इंटेंसिटी कम होती है, मतलब अगर बिखरी बिखरी रहती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कम होता है, और सोलर एनर्जी कम मिलती है और चार्जेस कम होते हैं। हाँ पता है उसकी वजह से धूप भी कम होती है। बट क्या होगा अगर ये लोग इसको पॉइंट करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स कर पाए, मतलब एरिया पर, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो सोलर बैटरीज हो सकती है, फिर जो भी उससे चलने वाले यंत्र है वो जल्दी जल्दी चार्ज हो जाएंगे। हाँ इंटेंसिटी होगी तो वहाँ चाहे काम कैसे करेंगे वो सब सोचने वाली बात है, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कदम है। नासा और जापान ने भी जाक्सा जैसे एजेंसीज 1970s में स्पेस सोलर पावर के कॉन्सेप्ट पर स्टडी करने के लिए बनाए थे, लेकिन उन्होंने क्लोज कर दिया क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी और कुछ टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स भी था। तो क्या इसका मतलब ये कि चाइना ने इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है? इंटरेस्टिंग है, देखने वाली बात है। और क्या इसका मतलब है कि आगे जाके जो एनर्जी की सप्लाई होगी उसमें चाइना मोनोपोली रखेगा, मतलब सारे लोग चाइना से एनर्जी लेंगे? ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सेल्स फोर्स के जो सीईओ है मार्क बेनियोफ, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के एआई टूल कोपायलट को एक बड़ा फेलियर कहा है, और ऐसा बताया कि ये जो क्लिपी है ना उसका बस एक अपग्रेडेड वर्जन है। क्या इसका मतलब ये है कि सच में कोपायलट इतना बुरा है?
या फिर खाली ये कॉर्पोरेट राइवलरी है? अगर आंकड़ों की माने तो 2024 में जब ये लॉन्च हुआ था मिड में, तो उसके सिर्फ 3 महीने के अंदर इसके पास 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स तक पहुंच गया था। तो होगा ही, क्योंकि विंडो भी सबके पास है ना। वहीं पर जो सेल्स फोर्स का जो आइंस्टाइन जीपीटी है ना, उसने जो भी उनका यूज़ कर रहा है उनको बोला है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, सेल्स प्रोडक्टिविटी, उसमें 25% की ग्रोथ हुई है। तो क्या है, कोपायलट से बेटर है? या फिर दोनों यूनिक टूल है और अलग अलग ऑपरेशन के लिए बनाए गए? मार्क बेनियोफ ने तो ये भी बोल दिया है कि ये बहुत मिनिमल प्रोडक्टिविटी देता है यूजर्स को। अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने का अच्छा तरीका है। अब यार, एआई के लिए टेक्नोलॉजी में तो बहुत सारे टूल्स घुस गए हैं, बट जो भी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, हेल्प कर पाएगा, वही सस्टेन करेगा और लोग उसी को यूज़ भी करेंगे। वरना आप कुछ भी लॉन्च करने दो या पड़े रहने दो, चाहे फ्री में व्हाट्सएप में मेटा आने दो, नो बडी इज़ गोना यूज़ दैट until unless it is super useful or else it adds value to the customer's life। अब ये देखना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट इसको कैसे लेता है और उसको कैसे रिफाइन करता है, बट मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा भी बोल दिया है। अभी तक तो प्रोडक्टिव नहीं है, बट जो इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो इन्होंने ट्रेन किया है अपने विंडोज़ को ऑपरेट करने के लिए एआई के थ्रू, वो गेम चेंजर हो सकते हैं। वो तो आगे वाला समय ही बताएगा। कैलिफोर्निया के वाइल्ड फायर्स ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। उसमें 24 लोगों की जान जा चुकी है और 16 लोग अभी भी मिसिंग है। इसी बीच में एलोन मस्क ने एक यूनिक स्टेप लिया है। उन्होंने जो अपना साइबर ट्रक था उसको पावर हब्स और रेस्क्यू सपोर्ट के लिए डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा है, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं एंड दे आर डूइंग सम ह्यूमैनिटेरियन वर्क ऑल्सो एज अ कंपनी। ये साइबर ट्रक क्या करता है, ये फ्री में वाईफाई देता है, डिवाइस चार्जिंग, पानी, स्नैक्स और रेस्क्यू सपोर्ट है। उसमें जो भी चीज़ें लगती हैं, उसमें जहाँ तक हो सके टेक्नोलॉजिकल मदद करता है। क्योंकि क्या है ना, जो साइबर ट्रक है ना, उसमें स्टारलिंक के टर्मिनल्स लगे हैं, जो रिमोट एरियाज में भी फ्री इंटरनेट एक्सेस करने देते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी टेक्नोलॉजी का शो ऑफ भी है। ये ट्रक्स लॉस एंजलिस, मालिबू एल्टीट्यूडिनल रेस्क्यू ऑपरेशन में डिप्लॉय किए गए हैं। इससे पहले भी हमने सिमिलर एफर्ट्स देखे हैं, जैसे गूगल का जो प्रोजेक्ट लून है, उसका भी इम्प्लीमेंट किया गया था। तो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। बट टेक्नोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं तो दूसरे प्लेयर्स भी हैं सिमिलर टेक्नोलॉजी में, तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट भी प्रमोट हो जाए। जैसे कि उनकी सैटेलाइट है, तो बहुत सारी अदर कंपनीज की भी सैटेलाइट है, चाइना की भी सैटेलाइट है। कहीं ना कहीं सबको प्रमोशन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार। एप्पल अपनी इनोवेशन के गोल्डन डेज को पीछे छोड़ चुका है, ये मार्क जकरबर्ग का कहना है। या फिर ये खाली एक स्टंट था, कॉर्पोरेट स्टंट, ताकि ध्यान खींचने के लिए अपनी ओर। और मेरे हिसाब से M1 जो लॉन्च हुआ था वो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, बट उसके बाद कोई उतना ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं लेके आ पाया। और एआई में तो मैं बोलूँगा एप्पल फेल ही रहा है अभी तक। ये लोग प्राइवेसी प्राइवेसी करते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लोग एआई की रेस में आगे निकल जाते हैं ना, तो इनके सौ खून माफ़ है। जकरबर्ग का कहना है कि एप्पल जस्ट सिटिंग ऑन आईफोन। और मैंने देखा है ना, जो एप्पल है और जो मेटा है, मतलब जकरबर्ग और एप्पल के बीच में हमेशा पंगा रहा ही रहा है। एप्पल वाले कभी क्या करते हैं, जो जकरबर्ग की ऐप्स है जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसके कुछ परमिशन हटा देते हैं, उसके ऐड परमिशन हटा देते हैं, कुछ ना कुछ पंगा करते ही रहते हैं। और उधर जकरबर्ग भी इनको उंगली करते ही रहते हैं। और पता है, ये जो आईफोन की बोल रहे हैं ना, कि आईफोन इनका जो मेजर रिवोल्यूशनरी इनोवेशन था वो 2007 में हुआ था, मतलब 2007 से 2024, मतलब 17 साल से कुछ नहीं हुआ है। बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ यार, इनका जो इकोसिस्टम है ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उन्होंने उसमें कुछ ना कुछ तो रिवोल्यूशनरी लाया है, तभी जाके लोग यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उतना ज़्यादा रिवोल्यूशन नहीं लेके आ पाए, बट मैं बोलूँगा M1 भी अच्छा खासा रिवोल्यूशन तो था। हालांकि इनका बोलने का पर्पस इसलिए है क्योंकि जो इनका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू और जो प्रॉफिट आता है ना, वो आईफोन से आता है। तो ये आईफोन पे ही ज़्यादा फोकस है। ये नहीं बोल रहे कि मैकबुक में कुछ रिवोल्यूशन नहीं आया है, मेरे हिसाब से आया तो है उधर तो। और अभी ये ओपन ए के साथ काम तो कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे कोई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिले। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि जो मेटा ए है ना, वो तो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है, लामा। और ये लोग अगर कुछ ब्रेक थ्रू अचीव कर पाए ना, तो नेक्स्ट लेवल होगा। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.